एक बार की बात है, एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। राम, श्याम, मोहन और सोहन चारों बचपन से ही पक्के दोस्त थे और हमेशा एक साथ रहते थे। पकड़ लिया। श्याम को तो पकड़ लिया राम, पर हमें पकड़ के दिखाओ तो जाने। बचाओ बचाओ। ये तो बहुत भारी है और हम बच्चे, ये हमसे नहीं उठेगा। हाँ, लेकिन हम इसे यहाँ अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकते। आखिर ये हमारा दोस्त है। सही कहा, कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो। सभी दोस्त मिलकर भी मोहन को वहाँ से उठा नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी जो उसी तरफ आ रहा था। भेड़िए की आवाज सुनकर सभी डर गए। ये भेड़िया आज मुझे खा जाएगा। मेरे पास एक योजना है। राम बुद्धिमान था। उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए एक योजना बनाई। वह तुरंत एक झाड़ के पीछे जाकर छिप गया और वहां से शेर की आवाज निकालने लगा। वाह राम, क्या दिमाग लगाया तुमने, धन्यवाद। उस घटना को कुछ महीने बीत गए थे और फिर कुछ दिनों बाद मोहन, सोहन और श्याम अपनी शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल चले गए। राम के घर में बहुत जिम्मेदारियां थीं, इसलिए वह शिक्षा लेने गुरुकुल नहीं जा पाया। कई साल बीत गए। राम अपने गांव में अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गया और उधर गुरुकुल में श्याम, मोहन और सोहन ने भी अपनी शिक्षा पूरी कर ली। और फिर एक दिन, आज तुम लोगों की शिक्षा पूरी हो गई। क्या गुरु दक्षिणा चाहिए गुरुदेव? मेरी गुरु दक्षिणा यही होगी कि तुम लोग अपनी विद्या का सही तरह इस्तेमाल करो और अपनी विद्या से लोगों का भला करो। जो आज्ञा गुरुदेव। श्याम, मोहन और सोहन अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गांव वापस आ गए। पर विद्या प्राप्त कर लेने के बाद उनके अंदर घमंड भी आ गया था और जब वे वापस आकर अपने पुराने दोस्त राम से मिले तो उनका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। राम, तुम राम ही हो ना? मोहन, श्याम, सोहन मेरे दोस्त, तुम गुरुकुल से वापस कब आए? तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई क्या? हमारी शिक्षा तो पूरी हो गई, पर तुम ये क्या कर रहे हो? ये हाल। अब इसने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, तो खेती ही करेगा ना। मोहन, सोहन और श्याम अपने घमंड में चूर होकर राम की बेइज्जती करते थे, लेकिन राम समझदार था। फिर एक दिन मोहन, सोहन और श्याम ने एक फैसला किया। इतने दिन हो गए आश्रम से आए, पर अभी तक हमारे लायक कोई ढंग का काम नहीं मिला हमें। हाँ, हमने गुरुकुल जाकर इतनी अच्छी शिक्षा ली, शास्त्रों का ज्ञान लिया और फिर भी हमें कोई काम नहीं मिल रहा। मैं तो कहता हूँ हमें राजा के पास जाना चाहिए। सुना है विद्वान लोगों की राजमहल में बहुत इज्जत होती है और अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। तो फिर देर किस बात की है? हमें तुरंत निकलना चाहिए। तीनों गांव से राजा के महल की ओर चल पड़े और रास्ते में उन्हें राम दिखाई दिया। कहाँ जा रहे हो दोस्तों? राजमहल, क्योंकि विद्वान लोगों की जगह राजमहल में ही होती है। क्यों ना हम राम को भी अपने साथ ले चले? मूर्ख है तो क्या हुआ, है तो हमारा बचपन का दोस्त। पर ये वहाँ करेगा क्या? इसने शिक्षा तो ली नहीं और बिना विद्या के राजमहल में इसे कौन पूछेगा? हाँ, पर हमारे सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए। कम से कम ये हमारी सेवा तो कर ही सकता है। बदले में हम इसे मुफ्त का खाना और रहने के लिए जगह दे देंगे। हाँ, ये विचार अच्छा है। राम, तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अपने दोस्तों के साथ रहने से ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। इस तरह राम भी अपने तीनों दोस्तों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वे लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर जंगल में पड़े हड्डियों के ढेर की ओर गई। हड्डियों को देखकर सब चौंक गए। ये हड्डियाँ किसकी हैं? लगता तो किसी बड़े जानवर की है। कहीं ये हाथी की हड्डियाँ तो नहीं? मुझे तो किसी इंसान की हड्डियाँ लगती हैं। मुझे तो ये हड्डियाँ किसी शेर की लगती हैं। तुम बस हमारी सेवा करो। मूर्ख, दिमाग लगाने का काम हमारा है। ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक योजना है जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये हड्डियाँ किसकी हैं और हमारी शिक्षा की भी परीक्षा हो जाएगी। ऐसा है तो फिर जल्दी से बताओ अपनी योजना। तो ध्यान से सुनो। हम अपनी मंत्र विद्या से ये पता लगा सकते हैं कि ये हड्डियाँ किसकी हैं। सही कहा। मैं अभी अपनी मंत्र विद्या से इन हड्डियों को इसका ढांचा देता हूँ।
सोहन ने आंख बंद करके अपने मन में मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसा कि उसने कहा था वैसा ही किया। उसके मंत्र पढ़ते ही हड्डियां अपने आप एक ढांचे में जुड़ गईं। अरे ये तो शेर की हड्डी का ढांचा है। देखा मेरी मंत्र शक्ति का कमाल। हाँ हाँ देख लिया, पर अब तुम सब मेरी विद्या का कमाल देखो। मैं अभी इन हड्डियों में इसकी चमड़ी और मांस चढ़ा देता हूँ। पर इससे पहले कि मोहन अपना मंत्र पढ़ पाता, अचानक वहां बिजली कड़कने लगी और मौसम बदल गया। सब डर गए और तभी वहां एक चुड़ैल पड़ी। मेरी हड्डियों के साथ किसने छेड़छाड़ की है? किसकी इतनी हिम्मत है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये हड्डियां मेरे भोजन के लिए थी। अब मैं तुम लोगों को अपना भोजन बना दूंगी। चुड़ैल को वहां देखकर सब लोग डर गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन राम ने शांत दिमाग से एक योजना सोची और आगे आया। सुनिए, ये हड्डी खाने में क्या मजा है, और हम तो दुबले पतले इंसान हैं। हमें खाकर आपको क्या स्वाद मिलेगा? मेरे पास एक उपाय है जिससे आपको स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है। तो बताओ, क्या है तुम्हारा उपाय? अब सुनो, मेरे दोस्त गुरुकुल से ऊंची शिक्षा लेकर आए हैं। इन्होंने ही अपने मंत्र से इन हड्डियों को जोड़ा है, जो कि एक शेर का है, और अगर ये चाहें तो इस शेर को अपनी मंत्र शक्ति से जिंदा भी कर सकते हैं। फिर आप इस हट्टे कट्टे शेर को खा सकती हो। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, पर क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नमूना तो तुम देख ही चुकी हो। ठीक है, फिर जल्दी से इसे जीवित करो, वरना तुम जीवित नहीं रहोगे। पर उससे पहले मुझे अपने दोस्तों से बात करने दो, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि योजना तो मेरी है ना। ठीक है, जल्दी करो। राम की चतुराई से चुड़ैल रुक गई और राम ने अपने दोस्तों से अपनी योजना बताई और उसके बाद मोहन आगे आया। अब देखना चुड़ैल जी, मैं अपने मंत्र शक्ति से इस ढांचे पर चमड़ी और मांस लगा दूंगा। सोहन की तरह मोहन ने भी आंख बंद करके मंत्र पढ़ा और उसके मंत्र पढ़ते ही हड्डी के ढांचे में चमड़ी। अब वह एक मरा हुआ शेर लग रहा था। अब मेरा दोस्त श्याम अपने मंत्र से इसमें जान डाल देगा। पर ये मंत्र ऐसा काम नहीं करेगा। इसके लिए मुझे किसी ऊंचे स्थान से मंत्र पढ़ना होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वहाँ से मंत्र पढ़ के इस शेर को जीवित कर देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, जल्दी जाओ। चारों दोस्त एक ऊंचे पेड़ में चढ़ गए और फिर श्याम ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसका मंत्र खत्म हुआ, शेर में जान आ गई। चुड़ैल यह देखकर खुश हो गई, लेकिन इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, शेर ने चुड़ैल को देख लिया और उस पर हमला कर दिया। चुड़ैल शेर के डर से अपनी जान बचाकर वहां से गायब हो गई और इस तरह राम की सूझबूझ और चतुराई ने सबको बचा लिया और उसके दोस्तों को भी यह बात समझ में आ गई। राम, मेरे दोस्त, हमें माफ कर देना। अपनी विद्या के घमंड में हमने तुम्हारी बहुत हंसी उड़ाई। हाँ, और आज तुमने बिना पढ़े लिखे ही अपनी बुद्धि से हम सबकी जान बचाई। आज हमें समझ में आ गया कि गुरुकुल से मिली शिक्षा ही बस शिक्षा नहीं होती। हम अपने जीवन से भी बहुत कुछ सीखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर एक समृद्ध और सुखी गांव हुआ करता था। वहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। सभी गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि इस बार सबकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। क्या हुआ सुखीलाल, इतने दुखी क्यों हो? दुखी नहीं होगा तो क्या करेगा, बेचारा किस्मत का मारा। अब ये सोच सोच कर परेशान है कि जमींदार का लगान कैसे चुकाएगा। सुखीलाल एक गरीब किसान था। वह मेहनती तो था पर बुद्धि से कमजोर था। जहां गांव में इस साल सबकी फसल अच्छी हुई थी, वही उसकी फसल खराब हो गई थी क्योंकि उसे खेती के बारे में कम ज्ञान था। पर जमींदार कड़क सिंह अपना लगान वसूल किए बिना कहां रहने वाला था और यही चिंता सुखीलाल को सताए जा रही थी। क्या हुआ सुखीलाल, बड़े दुखी लग रहे हो? कड़क सिंह को लगान कैसे दूं, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ जाकर कड़क सिंह के आगे हाथ जोड़ लो। उसका नाम कड़क सिंह जरूर है, पर वो नारियल की तरह है, ऊपर से कड़क और अंदर से नरम। वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। शायद तुम सही कह रहे हो। गांव वालों की बात सुन सुखीलाल कड़क सिंह के घर गया। आओ सुखीलाल, आओ। लगान देने आए हो क्या? लगान देने तो नहीं, पर उसी के बारे में बात करने आया हूँ आपसे। बात? कैसी बात? इस बार भी मेरी सारी फसल खराब हो गई। अगर लगान माफ हो जाता तो बड़ी कृपा होती। क्या? लगान माफ कर दूं? अगर ऐसे ही मैं सबके लगान माफ करने लगा तो फिर मेरा क्या होगा? मैं समझ सकता हूँ,
पर मैं वादा करता हूँ कि अगले साल मैं पिछले सारे लगान एक साथ चुका दूंगा। कड़क सिंह एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो सुखी लाल की बात मान गया। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कड़क सिंह, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुखी लाल को कड़क सिंह ने अपनी जमीन पर खेती करने की इजाजत दे दी और जब एक दिन सुखी लाल खेत साफ कर रहा था तो खुदाई करते वक्त एक झाड़ के नीचे उसे कुछ मिला। लगता है जमीन के अंदर कुछ है। सुखी लाल बिना देर किए जमीन को जल्दी जल्दी खोदने लगा। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसने जमीन के अंदर एक घड़ा पाया। सुखी लाल ने घड़ा निकाला और देखा कि घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे सोने के सिक्के, वो भी कड़क सिंह की जमीन में। लगता है उसके दादा परदादा ने छुपाए होंगे। मुझे आसपास भी खुदाई करनी चाहिए, शायद और भी ऐसे घड़े मिले। सुखी लाल आसपास की जमीन भी खोदने लगा और धीरे धीरे उसे एक एक करके सोने से भरे 5 घड़े मिले। अरे वाह, किस्मत हो तो कड़क सिंह जैसी। उसके खेत में सोने का खजाना गड़ा था और उसे पता तक नहीं। अभी जाकर उसे ये सोने से भरे घड़े देता हूँ और बदले में अपना लगान माफ करवा लूंगा। अरे सुखी लाल, अपने साथ इतने सारे घड़े लेकर कहाँ जा रहे हो? ये कोई मामूली घड़े नहीं है कड़क सिंह, इनमें सोना भरा है। क्या? सोना? फिर तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। सही कहा, पर किस्मत मेरी नहीं, तुम्हारी खुली है, क्योंकि ये घड़े मुझे तुम्हारे खेत में खुदाई के दौरान मिले, इसलिए इनके हकदार तुम हो। हा, क्या मजाक कर रहे हो सुखी लाल? और चलो, मैंने मान भी लिया कि ये मेरे खेत में मिले हैं, पर हवा, पानी और जमीन में किसी का हक नहीं होता। ये तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम ही रखो इसे। नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता, ये तो तुम्हें लेना ही होगा, आखिर ये तुम्हारी अमानत है। नहीं, ये तुम्हें मिले हैं, तुम ही रखो इसे। कड़क सिंह मन का अच्छा इंसान था, इसीलिए उसने सुखी लाल को सोने से भरे घड़े रखने को कहा। लेकिन बेवकूफ सुखी लाल को यह बात समझ में नहीं आई और दोनों में बहस छिड़ गई कि घड़ा कौन रखेगा। और देखते देखते बहस इतनी बढ़ गई कि इसका फैसला करने के लिए दोनों पंचायत चले गए। इस खजाने में सुखी लाल का ही हक है। उसने मेहनत की, खुदाई की और खजाना उसे मिला। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पर मिली तो तुम्हारे जमीन में ना। रुको सुखी लाल, अगर कड़क सिंह खुद तुम्हें खजाना रखने को बोल रहा है, फिर तो इसे तुम्हें ही रखना होगा। यही पंचायत का फैसला है। आगे तुम इस खजाने के साथ जो करना चाहो वो करो। मैं पंचायत के फैसले से सहमत नहीं हूँ। अगर कड़क सिंह खजाना नहीं लेगा तो मैं वापस उन घड़ों को खेत में छुपा दूंगा। लोग सुखी लाल को ऐसे ही किस्मत का मारा नहीं कहते थे। जिस खजाने से उसकी सारी गरीबी दूर हो सकती थी, अपनी जिद और बेवकूफी के कारण उसने वह खजाना फिर से खेत में छुपा दिया। अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। कभी मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने लालच में आकर कड़क सिंह का खजाना रख लिया। इस तरह कई साल बीत गए और सुखी लाल और कड़क सिंह के खजाने की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। कुछ साल बाद सुखी लाल और कड़क सिंह दोनों चल बसे और उनके बेटे बड़े हो गए। फिर एक दिन सुखी लाल के बेटे सुखिया को खजाने के बारे में पता चला। वाह काका, मेरे पिताजी के पास इतना खजाना था, फिर भी हमें गरीबी की जिंदगी बितानी पड़ी। मैं अभी जाकर वो खजाना ले आऊंगा। सुखिया बिना देर किए उस खजाने को लेने कड़क सिंह के खेत में चला गया और 5 घड़ों को जमीन खोदकर निकाल लाया। पर जब यह बात कड़क सिंह के बेटे रुद्र को पता चली तो वह तुरंत सुखिया के पास गया। सुखिया, अरे ओ सुखिया, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्योंकि चोर को जोर से ही बुलाया जाता है, तभी उसे सुनाई पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? क्योंकि तुमने मेरे खेत से खजाना चुराया है। 5 सोने के सिक्कों से भरे घड़े, भूल गए क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की। वो खजाना मेरे पिता सुखीलाल ने वहाँ रखा था। पंचायत ने भी यही फैसला किया था कि वो खजाना मेरे पिता का है। मैं नहीं मानता किसी पंचायत की बात। वो मेरी जमीन है और मेरी जमीन में जो भी होगा वो मेरा होगा, चाहे फसल हो या खजाना। अब जाओ और चुपचाप वो घड़े लाकर मुझे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे कैसे दे दूं? जमीन तुम्हारी है तो क्या हुआ? मेहनत तो मेरे पिता की थी, खजाना उन्हें मिला था। खजाने को लेकर सुखिया और रुद्र में लड़ाई हो गई। दोनों को खजाना चाहिए था। दोनों पंचायत में गए। उस खजाने के बारे में पंचायत पहले ही फैसला कर चुकी थी।
फिर भी अगर तुम दोनों आपस में सुलह करके आधा आधा खजाना बांट लो तो इस समस्या का हल निकल सकता है। आधा आधा क्यों? ये खजाना पूरा का पूरा मेरा है। नहीं, मेरा है। अगर तुम लोगों को पंचायत के फैसले पर भरोसा नहीं है तो तुम राजा के पास जा सकते हो। सरपंच की बात मानकर सुखिया और रुद्र खजाने का फैसला करने के लिए राजा के पास गए और राजा को पूरी कहानी सुनाई। तो ये बात है, हमारे राज्य में इतना बड़ा खजाना मिला है और तुम लोगों ने अपने राजा से ही ये बात छुपाई। ये तो अपराध है। कैसा अपराध महाराज? मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है कि राज्य में अगर कोई भी खजाना मिलता है तो उस पर वहाँ के राजा का हक होता है। पर महाराज, परवर कुछ नहीं, सिपाहियों, इनसे खजाना लेकर राजकोष में जमा कर दो और राजा से इतनी बड़ी बात छुपाने के अपराध में इन्हें 10-10 कोड़े का दंड दिया जाता है। क्या दंड? क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें खजाना नहीं चाहिए, पर कोड़े मत मारिए। कोड़े मत मारिए। दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, ताकि आगे चलकर कोई ऐसा ना करे। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। रुद्र, हमें आधा आधा खजाना बांट लेना चाहिए था। सही कहा सुखिया, खजाना तो गया ही हाथ से, अब कोड़े भी खाने पड़ेंगे। इस तरह राजा ने खजाना ले लिया और सुखिया और रुद्र के हाथ खजाने की जगह सजा आई। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। सारे जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, पर फिर भी वो खुश नहीं रह पाते थे, क्योंकि उसी जंगल में एक खूंखार और खतरनाक शेर रहता था, जिसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह बहुत ही शक्तिशाली और निर्दयी था। वो हर रोज शिकार पर निकलता था। और जितने भी जानवर उसके सामने आते, उन्हें खा जाता था। शेर सिंह के शिकार की वजह से धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। भागो, अपनी जान बचाओ। मूर्ख बंदर, कब तक तुम मुझसे बचोगे और दूसरे जानवरों को मुझसे बचा पाओगे? आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा शिकार बनना ही होगा। शेर सिंह के आतंक ने पूरे जंगल के जानवरों को डरा कर रखा था। उसके आतंक को देखकर एक दिन सारे जानवरों ने आपस में एक फैसला किया, ताकि इस समस्या का कोई हल निकाला जा सके। शेर सिंह ने तो कुछ ज्यादा ही आतंक मचा रखा है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेंगे। पर हम कर भी क्या सकते हैं? आखिर वो इतना शक्तिशाली और तेज है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पर मेरे पास एक योजना है, जिससे हमें शेर सिंह से बचने का तरीका सोचने के लिए कुछ समय तो मिल ही जाएगा। क्या है वो योजना? हमें भी बताओ। हम सबको मिलकर शेर सिंह के पास जाना चाहिए और उसे विनती करनी चाहिए कि वो हमारा शिकार करना बंद कर दे। हम रोज खुद उसके लिए भोजन का प्रबंध किया करेंगे। सियार की योजना सुनकर सब जानवर एक साथ शेर सिंह के पास गए। क्या बात है, आज सारे जानवर खुद मेरे पास मेरा शिकार बनने आ गए। लगता है आज पूरे महीने के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। शेर सिंह की जय हो। हम सब यहाँ आपका शिकार बनने नहीं आए हैं। वो तो आप जैसा शक्तिशाली शेर जब चाहे हमारा शिकार कर सकता है। क्या? फिर क्यों आए हो यहाँ? हम सब यहाँ एक विनती लेकर आए हैं। विनती? कैसी विनती? आप हमारा शिकार इतनी ज्यादा संख्या में करते हैं कि जंगल के जानवर तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही इस जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा आपके सिवा। फिर आप शिकार किसका करेंगे? बात तो सही है, तो तुम क्या चाहते हो? मैं भूखा रहूं, घास फूस खाना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप खुद शिकार करना बंद कर देना। आप आराम से अपनी गुफा में रहें और हम वादा करते हैं कि हम में से रोज एक जानवर खुद आपके पास आपका भोजन बनकर आ जाएगा। सियार की बात शेर सिंह को अच्छी लगी और वो इसके लिए मान गया। और मानता भी क्यों ना, उसे बिना मेहनत के बैठे बैठे भोजन जो मिलने वाला था। ठीक है, पर एक बात याद रखना, अगर एक दिन भी मेरा खाना नहीं मिला तो सबका काम तमाम कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, इसका वचन हम देते हैं। उस दिन से हर रोज शेर सिंह के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था
उड़ना चाहते हुए भी उन जानवरों को शेर सिंह का शिकार बनने के लिए जाना ही पड़ता था। फिर कुछ दिनों बाद जंगल के खरगोशों की बारी आई। माफ करना खरगोश भाई, पर इस बार शेर सिंह के पास जाने की तुम्हारी बारी है। मैं जानता हूँ सियार भाई, मैं जरूर जाऊंगा। आखिर जो नियम है वो सबके लिए है। मैं विदा लेता हूँ। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा कि चाहो या न चाहो उसे शेर के हाथों मरना ही है, पर बिना बचने के प्रयास के अपनी जान दे देना बेवकूफी होगी। शेर सिंह से बचने का एक प्रयास तो जरूर करूंगा। कुछ सोचना पड़ेगा जिससे मेरी जान भी बच जाए और जंगल के बाकी जानवरों को भी शेर सिंह के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिर खरगोश ने एक तरकीब सोच ही ली। अपनी योजना के अनुसार खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा। खरगोश ने जानबूझकर आराम से धीरे धीरे चलते हुए शेर सिंह की गुफा तक पहुंचा। काफी देर हो गई थी और शेर सिंह गुस्से और भूख से आग बबूला हो रहा था। एक छोटे से खरगोश को आता देख शेर सिंह गुस्से से बोला, तुम लगता है जंगल के जानवरों को अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए इतने छोटे से खरगोश को मेरे लिए भेजा है। तुम्हें खाकर तो मेरा पेट कभी नहीं भरेगा, ऊपर से तुम इतनी देर से आए हो। तुम्हें खा के तो मैं सब जानवरों को खा जाऊंगा। शेर सिंह का गुस्सा देखकर खरगोश डर गया और डरते डरते उसके सामने झुककर विनम्रता से बोला, शेर सिंह की जय हो, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर जो सजा हो दे देना, जिसको खाना हो खा लेना। ठीक है, बोलो जो बोलना है, पर जल्दी। भूख से मेरा हाल बेहाल है, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। महाराज, हमें पता था कि आपका पेट एक छोटे से खरगोश को खाकर कभी नहीं भरेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। वो बहुत खतरनाक था, आपसे खतरनाक और शक्तिशाली, और उसने 5 खरगोशों को मार कर खा लिया। खरगोश की बात सुनकर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आया कि उससे भी शक्तिशाली शेर जंगल में कोई कैसे हो सकता है। क्या कहा? दूसरा शेर, वो भी मेरे जंगल में? ऐसा नहीं हो सकता। कहीं तुम बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं महाराज, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि आपसे झूठ बोलूं। आप कहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, आप जाकर खुद ही देख लेना। ठीक है, बताओ कहाँ है वो, पर अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे पता है महाराज, वो भयानक शेर जमीन के अंदर बने एक गुफा में रहता है। बहुत ही बड़ा शेर है। जब उसने मुझे खाने की कोशिश की तो मैंने उससे कहा कि अगर उसने मुझे खाया तो हमारे महाराज शेर सिंह उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं उनका भोजन हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा है। उसने हमारा भोजन खाकर मुझसे दुश्मनी मोल ली है। अब मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। बहुत अच्छा महाराज, उसे तो मौत की ही सजा मिलनी चाहिए। मैं बहुत छोटा और कमजोर हूँ, वरना मैं ही उसे मार डालता, पर अब आप उसे नहीं छोड़ना। हाँ, अब उसे मारे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। ले चलो मुझे वहाँ। खरगोश शेर सिंह के बोलने पर उसे एक कुएं के पास ले आता है। महाराज, वो शेर इसी कुएं से बाहर आया था। लगता है आपको आता देखकर कुएं के अंदर छुप गया है। खरगोश की बात में आकर शेर सिंह दूसरे शेर को देखने के लिए कुएं में झांकने लगा, जहां से अपनी ही परछाई दिखाई दी, और शेर सिंह ने सोचा कि वह वही दूसरा शेर है। शेर सिंह ने कुएं के शेर को देखकर गुस्से में दहाड़ा, और कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसे लगा कि कुएं के अंदर से वह दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर दहाड़ो, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। देखो महाराज, इसकी हिम्मत, आप पर दहाड़ रहा है। इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, वरना जंगल के दूसरे जानवर भी आपसे डरना छोड़ देंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी इसे मारकर इसका खेल खत्म कर देता हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर सिंह कुएं के शेर को मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा और डूबने लगा। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं डूब रहा हूँ। मूर्ख शेर सिंह, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुमने जंगल में हाहाकार मचा रखा था। अब हम सब जानवर जंगल में चैन से रहेंगे। इस तरह खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर सिंह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खरगोश की चतुराई ने हमें बचाया। सब मिलकर इसकी जय जयकार करो। खरगोश की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। खरगोश की जय हो।